नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमारा 8th जो चैप्टर है वो आरंभ हो चुका था, जिसके अंदर हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कवि कुंवर नारायण का जीवन परिचय और उनकी एक जो कविता है कविता के बहाने, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, उसका हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज की हमारी जो कविता है बच्चों वो है बात सीधी थी पर। अब देखिए बात सीधी थी पर, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कि एक तो हमारे मन के अंदर होती है बात और एक होती है भाषा, ठीक है ना। यानी कि एक तो जो होता है कथ्य होता है और एक जो होता है वो होता है माध्यम। एक क्या होता है? माध्यम होता है। अब आप लोग इसको समझिएगा कि हमारे मन के अंदर, यानी कि जो भी मनुष्य है या कवि है, लेखक है, उनके मन में जो भी भाव या विचार आते हैं उन्हें वह भाषा के माध्यम से क्या करता है? व्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से क्या करता है? व्यक्त करता है। आप कोई कहानी, नाटक, कविता जो भी चीज पढ़ते हैं उनके अंदर जो आप बातों को पढ़ते हो वो कवि के हृदयगत भाव और विचार होते हैं, जिनको कवि ने या लेखक ने क्या दिए होते हैं? शब्द दिए होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि जो कवि और लेखक होते हैं वो भाषा का चमत्कार पूर्ण ढंग से, प्रभावशाली ढंग से उस भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सीधी सरल बात है वो क्या हो जाती है? अस्पष्ट हो जाती है या कठिन हो जाती है। तो ये जो कविता है इसका मूल भाव क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो बात सीधी थी पर, ये जो कविता है इसका मूल भाव क्या है? तो आप ये कहेंगे कि इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उजागर किया गया है तथा सीधी सरल बात को कहने के लिए भाषा को सहजता से, सादगी से उसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। यानी कि सीधी सरल बात को कहने के लिए भाषा भी सरल, सुबोध और सहज होनी चाहिए, ताकि विचार और जो भावनाएं हैं वो सहजता से अभिव्यक्त हो सके और उसे पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से ग्रहण कर सके। यानी कि मैं आपको कोई बात कहना चाहता हूं या आप मुझे कोई बात कहना चाहते हो, तो आपके मन में जो भाव आया या जो विचार आया, आप उसे उसी भाषा, उस भाव को और उस विचार के अनुकूल उसको क्या देते हो? शब्द देते हो, और आप सहजता से अपनी बातों को क्या कर देते हो? व्यक्त कर देते हो। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम अपना प्रभाव जमाने के लिए एक तरह से हम अपनी भाषा को थोड़ा चमत्कार पूर्ण ढंग से, कलात्मक ढंग से उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी सीधी सरल बात भी क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। सीधी सरल बात की भी आसानी से अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो ये जो कविता है इसमें बात और भाषा के द्वंद्व को उजागर करते हुए भाषा को सहजता, सरलता और सादगी से उसका प्रयोग करना चाहिए, इस चीज का यहाँ पर संदेश दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कविता सुनिए क्या बोलता है ये। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में उसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बन जाए या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब वापिस से सुनो, इसका मतलब क्या है बच्चों कि कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैं एक बहुत सीधी सरल बात को व्यक्त करना चाहता था अपनी कविता के माध्यम से, अपने किसी रचना के माध्यम से अपनी सीधी सरल बात को मैं कहना चाहता था। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात बिल्कुल सीधी सरल थी, एक सीधी सरल बात को कहना चाहते थे, किंतु एक बार क्या हुआ कि वो भाषा के प्रभावशाली, यानी कि भाषा को प्रभावशाली ढंग से या चमत्कार पूर्ण ढंग से प्रयोग करने के चक्कर में उसकी सीधी सरल बात भी उलझ गई, जरा टेढ़ी फंस गई। इसका मतलब है वह उलझ गई, टेढ़ी फंस गई, उलझ गई। अब इन 4 लाइनों के ये जो शुरू की 3 लाइनें पहले यहीं से समझिए,
तभी आप लोगों को ये कविता पूरे अच्छे से समझ में आएगी। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि मैं एक बार अपनी कविता में बहुत सीधी सरल बात को कहना चाहता था, लेकिन मैंने क्या किया, भाषा का मोह पड़ा। मैंने भाषा का चमत्कारपूर्ण ढंग से या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने लगा या कठिन शब्दों का प्रयोग करने लगा, चमत्कारपूर्ण ढंग से मैं भाषा का प्रयोग करने लगा। क्योंकि कवि जो होते हैं वो उनका क्या होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं अपना ज्यादा प्रभाव जमाने के लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करूं जिससे लोग मुझे क्या मानेंगे, विद्वान मानेंगे। क्या मानेंगे, मुझे विद्वान मानेंगे। तो कवि अपनी ऐसी किसी घटना का वर्णन कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि एक बार की बात है, मैं एक सीधी सरल बात को कहना चाहता था, लेकिन भाषा का प्रभावशाली ढंग या चमत्कार पूर्ण ढंग से भाषा का प्रयोग करने से मेरी जो सीधी सरल बात है वो टेढ़ी फंस गई, अर्थात वो उलझ गई। वो सीधी सरल बात भी अच्छे से उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब क्या हुआ कि जिस क्लिष्ट, कठिन, चमत्कारपूर्ण शब्दावली में वो अपनी बात को कह रहा था, उसके अंदर, उस भाषा के अंदर उसकी सीधी सरल बात भी क्या हो गई, कठिन हो गई। अर्थात उस भाव अभिव्यक्ति के अनुसार वो अपने अभिव्यक्त नहीं कर पाया। तो उसने क्या करा कि अपनी उस बात को वापस से पाने के लिए, उस सीधी सरल बात जो है उसकी बन जाए, इसलिए उसने क्या करा, उस भाषा को उलट पलट कर देखा। अर्थात उस भाषा में जो शब्दावली का प्रयोग करा हुआ था, उन शब्दों को अलट पलट यानी कि उलट पुलट कर देखा और उन्हें तोड़ मरोड़ कर देखा, उनमें काट छांट करके देखी, उन्हें घुमा फिरा कर देखा कि या तो मेरी जो सीधी सरल बात है उसकी अभिव्यक्ति हो जाए या फिर उस चमत्कारी भाषा, उस प्रभावशाली भाषा या कठिन भाषा के प्रभाव से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन इससे हुआ क्या, इस क्रिया में, इस कार्य में यह परिणाम हुआ कि उसकी भाषा जो है वो भी क्लिष्ट हो गई और भाषा के साथ साथ उसकी सीधी सरल जो बात थी वो भी क्या हो गई, कठिन हो गई। वह भी क्या हो गई, उसमें उलझ गई। उस भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा। पेचीदा का मतलब क्या है, कठिन। पेचीदा का शब्द अर्थ है जो है कठिन। कुछ कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनको लिख लेना। पेचीदा का मतलब क्या है, कठिन। उसकी सीधी सरल बात भी क्या हो गई, कठिन हो गई। तो आप सीधे सरल शब्दों में आप इसको समझ सकते हो कि कवि अपनी बात को कहने के लिए जिस भाषा का प्रयोग कर रहा था, उस भाषा के प्रभाव में उसकी सीधी सरल बात जो है कठिन हो गई। कवि ने फिर कोशिश करी कि वह उस चमत्कारपूर्ण भाषा से उसकी सीधी सरल बात वापस बाहर आ जाए, इसलिए उसने भाषा को कई तरह से तोड़ मरोड़ कर देखा, शब्दों को काट छांट कर देखा, शब्दों को उलट पलट कर देखा। लेकिन इस क्रिया में हुआ क्या, उसकी जो भाषा है वो भी कठिन हो गई और भाषा के साथ साथ उसकी जो बात है वो भी कठिन हो गई। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया कि ये जो पहला पैराग्राफ है इसके अंदर कवि कुंवर नारायण जी ने क्या कहा है कि अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए उसने जिस चमत्कारपूर्ण ढंग से या अलंकृत भाषा का जो प्रयोग किया था, उस कठिन भाषा में उसकी सीधी सरल बात की जो भावनाएं थी या जो ताकत थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, वापिस सुनिए आगे, देखो क्या कह रहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरे से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो देखिए क्या कह रहा है कि कवि अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए, कवि अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए जिस क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा था या जिस अलंकृत भाषा का प्रयोग कर रहा था, उससे क्या हुआ कि उसकी सीधी सरल बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाई। और कवि ने उस बात को स्पष्ट करने के लिए भाषा में कई जोड़ तोड़ किए, तोड़ मरोड़ करके देखा, भाषा को पलट कर देखा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इस सारी मुश्किल को उसने धैर्य पूर्वक समझने की बजाय कि भाई बात क्या है कि ये जो भाषा है
ये अधिक प्रभावशाली हो गई और बात जो मेरी सीधी सरल थी उसके जो भाव थे वो कहीं समाप्त हो गए। तो इस सारी मुश्किल को धैर्य से समझने की बजाय, पेच को खोलने की बजाय, उसने भाषा रूपी जो पेच कस रहा था जबरदस्ती, उस पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह से कसता चला जा रहा था। जैसे कोई पेच होता है और वो किसी खांचे में फिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर उस पेच को जबरदस्ती आप कसते चले जाओगे तो फिर क्या होगा, उस पेच की चूड़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कवि यहां पर जो पेच है, ये पेच किसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, भाषा का, कि जो भाषा रूपी पेच है उसे बेतरीके से, बिना किसी सही तरीके के वो उस भाषा रूपी पेच को जबरदस्ती कसता चला रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी कि जो कवि लोग होते हैं, जो कवि कर्म करते हैं, वो कोई कविता लिखते हैं, कोई रचना लिखते हैं, तो उसके जो पाठक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उसे पढ़ने के बाद में कवि के सामने सही प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उसे पढ़ करके सिर्फ वो कहते हैं कि वाह शाबाश कितनी सुंदर कविता लिखी है। इससे जो कवि है, जो कविता लिखने वाला है, उसे इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि उसने जिन शब्दों का प्रयोग करा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, किंतु यह बात भूल जाते हैं कि उन शब्दों के प्रभाव से, उस भाषा के प्रभाव से उसकी सीधी सरल बात भी क्या हो गई है, कठिन हो गई है। उस बात का जो मूल भाव था, उस मूल भाव तक जो पाठक है पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, उसे बेतरह कसता चला रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह। तो ये जो पंक्ति है तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह, इसका क्या मतलब है कि साफ सुनाई दे रही थी सब तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह, ये दोनों लाइन एक साथ आती हैं। इस पंक्ति का क्या मतलब, तो आपने बताना है कि जब कोई कवि कविता लिखता है और कविता लिखते समय अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए कई बार वह भाषा के मोह में ऐसा पड़ता है कि वह अलंकृत शब्दावली, चमत्कार पूर्ण भाषा, ठीक है, और कठिन शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। लेकिन उसके जो श्रोता होते हैं, पाठक होते हैं, उस कविता के भाषा को देखकर ही और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, प्रोत्साहित करने लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह कवि अपनी भाषा से संबंधित कमी को कभी जान नहीं पाता है। तो वही चीज का यहां पर उसने वर्णन किया है कि साफ सुनाई दे रही थी तमाशबिनों की शाबाशी और वाह वाह। ठीक है, पेज को खोलने का क्या मतलब है कि कवि जिस भाषा में अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा था, उसकी वह सीधी सरल बात उस भाषा में फिट नहीं हो रही थी, तो उसे उस भाषा के प्रभाव से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन कवि ने अपनी उस बात को, उस भाषा रूपी पेज को खोलने की बजाय उस भाषा को ही बेतरीके से कसता चला रहा था, अर्थात अपने मन माने ढंग से उस भाषा का बनावटीपन रूप में उसका प्रयोग करते हुए चल रहा था, जिसकी वजह से उसे लगातार क्या किया जा रहा था, प्रोत्साहित भी किया जा रहा था, और वह अपनी कमियों को नहीं जान पा रहा था। इस चीज को यहां पर बताना है। इन सारे घटनाक्रम के वजह से क्या हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था, कि जिस तरह जोर जबरदस्ती करने से पेज की चूड़ी समाप्त हो जाती है, उसी तरह कवि के भाषा रूपी जो पेच कस रहा था वो जबरदस्ती, उस भाषा के अंदर उसकी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात उसकी बात जो सीधी सरल बात थी उसका महत्व या उसका प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझ में है ना। यानी कि जैसे किसी पेज को हम जबरदस्ती कसते हैं और वो बार बार कसने पर भी नहीं कसा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करते हैं, तो वो पेज की क्या हो जाती है, चूड़ी समाप्त हो जाती है और वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो कवि अपनी भाषा रूपी पेज को, अपने भाषा रूपी पेज को जबरदस्ती कसता चला जा रहा था, अपने मन भाने ढंग से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा था, और आखिरकार वही हुआ जिसको कवि को भी डर था कि इस तरह भाषा का मन माने ढंग से प्रयोग करने से जो सीधी सरल बात है उसका प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में क्या होने लगी, बेकार घूमने लगी,
अर्थात जिस भाषा में वह अपनी सीधी सरल बात को कह रहा था उस भाषा में उस बात का कोई भी प्रभाव नहीं रहा, उस बात का कोई भी महत्व नहीं रहा। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कोई कसाव था न ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो यहां पर देखिए, हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया कि मैंने अपनी भाषा को, अपनी भाषा रूपी पेच को हार करके उसी जगह एक कील की तरह ठोक दिया। अर्थात जब मैं अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा था, जिस भाषा का प्रयोग कर रहा था, उस भाषा में मेरी बात फिट नहीं हो पाई, तो मैंने अपने मनमाने ढंग से उन शब्दावली का, उन चमत्कारपूर्ण भाषा का, अलंकृत भाषा का जबरदस्ती मैंने कील की तरह उसे ठोक दिया। ठीक है, जैसे कोई पेच की चूड़ी समाप्त हो जाती है तो उसे आखिरकार थक हार कर हम उसे कील की तरह ठोक देते हैं। तो ऊपर से दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन अंदर से उसमें किसी तरह की कसावट नहीं होती है। तो उसी तरह जो कवि की भाषा है या शब्दावली है, ऊपर से पढ़ने में, दिखने में तो प्रभावशाली लग रहे थे, लेकिन अंदर से उस भाषा में कोई कसावट नहीं थी, कोई प्रभावशीलता नहीं थी। ठीक है ना, न तो उसमें कसाव था, ना ही कोई उसमें ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यहां पर देखिए बात को एक शरारती बच्चे की तरह बताया है, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। कि बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्या तुमने कभी भाषा को सहजता से, सादगी से, सरलता से, उसका उपयुक्तता से उसका प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? क्वेश्चन यहां पर यह बनता है बच्चों, कवि को पसीना क्यों आ गया? कवि को पसीना क्यों आ गया? तो आपने बताना है कि कवि ने अपनी सीधी सरल बात को कहने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया था, उस भाषा में वह अपनी बात को कहने में समर्थ नहीं हो पाया। ठीक है ना, सफल नहीं हो पाया, और वह लाख कोशिश करने पर भी अपनी बात को नहीं कह पाता है। इतना परिश्रम करने पर भी वह अपनी बात नहीं कह पाता है। तो एक तरह से कवि के क्या आ गए? पसीने आ जाते हैं। एक ये आता है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? तो आपने बताना है, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि किसी सीधी सरल बात को कहने के लिए अनावश्यक रूप से हमें विद्वता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, हमें पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सीधे सरल सहज शब्दों में अपनी बात को कह देना चाहिए। अर्थात भाषा का चमत्कारपूर्ण ढंग से अलंकृत शब्दावली या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि सहजता, सरलता और सादगी से उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अपन कई बार व्याख्या करते हैं ना, इसकी भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है, इसी तरह अपनी भाषा को सरल, सुबोध और प्रवाहमय तरीके से अपनी बात को कहने में उसका प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा हमारी बात जो है वो कैसी लगती है? बनावटी लगती है। इसीलिए भाषा को सहजता से प्रयोग करना चाहिए। ये इस कविता के अंदर शिक्षा भी है, संदेश भी है। तो आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आप लोगों को। तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के, और 3 चैप्टर आपको पीडीएफ फॉर्म में मैंने भेज दिए हैं। अब मैं 4 चैप्टर के आपको नोट्स दूंगा, वहां कंप्लीट कर लेना। 8 चैप्टर की व्याख्या कंप्लीट आप लोगों के पास प्रैक्टिस के रूप में होनी चाहिए, और 8 कवियों का नाम भी आपको, यानी कि इनका जो परिचय है वो याद होना चाहिए। और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।